नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और सामान्य हिंदी की श्रृंखला में आज 19वीं क्लास गतिमान है। और आज जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हमें वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन पढ़ना है और व्यंजन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और फिर आगे चल करके व्यंजन के प्रकार अलग अलग आधार पर कौन कौन से है, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन बढ़ाते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने स्वर को लेकर के बात करी थी। उसके अलावा स्वर के प्रकार को स्वर के प्रकार को लेकर के हमारी बातचीत हुई थी। स्वर क्या है और अलग अलग आधार पर स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं, इन सब के बारे में हमारी बातचीत हो गई। और आज वर्णमाला के इस चैप्टर में स्वर के बाद हम व्यंजन को पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन क्या है और व्यंजन से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न बनते हैं, व्यंजन के प्रकार को लेकर के वो सब हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर व्यंजन की बात कर रहे थे और व्यंजन से पहले हमने क्या पढ़ा, स्वर। तो जब हम स्वर की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और उसके अलावा जब हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। पहली बात है कि व्यंजन क्या है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। एक तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसी बात को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्वर से पहले आने वाली सभी ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है। एक तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखो, ये तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण है, व्यंजन है। और इसी बात को दूसरे तरीके से क्या बोल रहे हैं कि स्वर से पहले आने वाली सभी ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है। कैसे? जैसे सपोज करके ये का है, ये का नाम का जो व्यंजन है ये किससे मिलकर के बना हुआ, का प्लस आ। तो एक तो हमने लिखा कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो स्वर कौन सा है, आ। इस आ की सहायता से ये का नाम का वर्ण जो है तैयार हुआ। तो इस प्रकार से स्वरों की सहायता से ये का लिखा गया, का नाम का व्यंजन लिखा गया। और यहां दूसरी जो बात है कि स्वर से पहले आने वाली सभी ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। तो ये स्वर है और इस स्वर से पहले ये का व्यंजन है। मूल रूप से का व्यंजन ऐसा है, और जब इसमें स्वर जुड़ गया तो ये स्वर से पहले है ये, जब इसमें स्वर जुड़ गया तब जाकर ये का बना। तो स्वर से पहले आने वाली सभी ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है, या फिर बोले कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इन दो बातों को एक ही तरीके से आप देख सकते हैं, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। या फिर यूं कहें, हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारित करते समय श्वास वायु घर्षित अवस्था में मुख से बाहर आती है, व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। यानी जो व्यंजन होते हैं वो जब उनका उच्चारण किया जाता है, तो जब उनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे जब श्वास वायु जब बाहर निकलती है ना, या जब उनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु घर्षित अवस्था में मुख के किसी न किसी भाग से जो है बाहर आती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी जो भी ध्वनियां है वो कौन सी है, व्यंजन ध्वनियां है। तो तीन परिभाषाएं मैंने आपको या करके आपको बता दी है। इनमें से जो परिभाषा आपको ठीक लगती है उसे आप ध्यान में रख करके कह सकते हैं कि व्यंजन क्या है। तो तीन प्रकार से बातें बता दी। पहली बात, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी बात, स्वर से पहले आने वाली सभी ध्वनियां को, या स्वर से पहले आने वाली जो ध्वनियां हैं उनको व्यंजन कहते हैं। और तीसरी बात, हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां जिनको उच्चारित करते समय श्वास वायु घर्षित अवस्था में मुख से बाहर आती है, उनको व्यंजन कहते हैं। तो ये तीन परिभाषाएं आपके सामने आ गई। इसी क्रम में आगे अगली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
और अगली महत्वपूर्ण बात क्या है कि व्यंजन ध्वनियों की संख्या को लेकर के प्रश्न आता है। और व्यंजन ध्वनियों को लेकर के जो प्रश्न पेपर में बनता है, यहां से प्रश्न बनता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, इन व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी है। तो हमारा आंसर आएगा व्यंजन ध्वनियों की कुल संख्या 33 मानी जाती है, किंतु द्विगुणी व्यंजन, और द्विगुणी व्यंजन कौन से हैं, ड़ा और ड़ा, ड़ा और ड़ा, ये द्विगुणी व्यंजन है। और उसके अलावा एक नया जो व्यंजन आ रखा है जिसे बोल रहे हैं विशिष्ट व्यंजन, और ये कौन सा है, ला। तो द्विगुणी व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन को मिला करके इनकी संख्या 36 हो जाती है। पहले हम केवल इतना पढ़ते थे कि व्यंजन 33 होते हैं और द्विगुण व्यंजन को मिलाकर के इनकी संख्या 35 हो जाती है। लेकिन अब जो है एक नया व्यंजन अभी हाल ही में आया है, ये विशिष्ट व्यंजन जिसे बोल रहे हैं हम, तो इसको मिलाकर के अब एक संख्या और बढ़ जाती है, तो कितना हो जाता है, 36। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 36। लेकिन मुख्य रूप से जो व्यंजन माने जाते हैं वो कितने हैं, 33। और इन द्विगुण व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन को मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है। दूसरी बात, व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं, और उसके अलावा स्वरों को क्या बोलते हैं, अच कहते हैं। तो व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हल, और संस्कृत में क्या कहा जाता है, अच। ये भी प्रश्न आने की गुंजाइश रहती है इनकी, ठीक है जी, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं मतलब। और व्यंजन सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, तो हमारे पास है 3 प्रकार का। और 3 प्रकार कौन कौन से, स्पर्शी व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25, ऊष्मीय व्यंजन 4 और अंतस्थ व्यंजन कितने, 4। तो टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 33। तो सामान्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, स्पर्शी व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। आगे अभी बात करने वाले हैं स्पर्शी कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, ऊष्मीय कौन से होते हैं, एक एक करके इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आराम से देखते जाइए। अब देखो आप आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखो आप, अलग अलग आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। और सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से रूप हमारे सामने हैं, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन में सबसे पहला जो आता है ये कौन सा है, स्पर्शी व्यंजन। अब प्रश्न पेपर में आप स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, अभी पीछे बात कर रहे थे हम। तो स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या क्या है, तो हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां या हिंदी भाषा के ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर आती है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। यानी स्पर्शी व्यंजन का मतलब यह है कि ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण, हिंदी भाषा के ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय जब हम उन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इन स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या मानी जाती है, ये कितनी मानी जाती है, 25। बहुत मोस्ट है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, 25। और इन 25 स्पर्शी व्यंजनों को हम 5 वर्गों में, अलग अलग वर्गों में डिवाइड करते हैं। ये 5 वर्गों में हम इसे बांटते हैं, और 5 वर्गों में विभाजित जब हम इन्हें करते हैं तो ये 5 जो वर्ग आते हैं, ये कौन कौन से 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हमने इनके बनाए। और 5 जो वर्ग हैं, ये देखिए आप 5 वर्ग आपके सामने हैं। पहला जो वर्ग है इनमें आप देख पा रहे होंगे, पहला जो वर्ग है यहां पर, यह है कांठ्य वर्ग। हमने 25 स्पर्शी व्यंजनों को, 25 जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, इनको कितने वर्गों में बांटा, 5 वर्गों में। इन 25 स्पर्शी व्यंजनों को हमने 5 वर्ग बनाए। और ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं, कांठ्य वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत्य वर्ग और ओष्ठ वर्ग। यहां से फायदा आपको ये होगा कि उच्चारण स्थान भी साथ साथ में याद हो जाएगा। ठीक है जी। तो कंठ वर्ग से हमारा जो कंठ होता है, इस कंठ से, कंठ जो हमारा ये कंठ होता है, यहां कंठ से बोले जाते हैं, जैसे क है ना, ये क, ख, ग, घ और ग, ये जो 5 है, पूरा जो ये क वर्ग है, ये पूरा पूरा कंठ से बोला जाता है। उसके अलावा कंठ से अगर बाहर जाते हैं, ऊपर आते हैं, तो फिर तालु लगता है। और हमारा जो चवर्ग है, च, छ, ज, झ, य, ये हमारा जो है तालु से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है। और तालु के बाद लगता है फिर बाहर मूर्धा, आगे बात करेंगे इसका जब वर्णों का उच्चारण करेंगे। और मूर्धन्य वर्ग में जो है ट, ठ, पूरा टवर्ग आता है, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ और ण, तो ये आगे मूर्धन्य वर्ग। और उसके अलावा जो दंत्य वर्ग है, ये आ जाता है इसमें तवर्ग, त, थ, द, ध और न। और जो ओष्ठ वर्ग है,
इसमें आ जाता हमारा पूरा प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजनों की संख्या टोटल 25 है। 5, 5, 5, 5 और 5, तो 5, 10, 15, 20 और 25 टोटल मिलाकर के कितने हो गए? ये 25 हो गए। और इन 25 को हमने 5 वर्गों में इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हैं और बढ़िया से आप नोट्स बनाइए। अब देखो, आप जो यहाँ पर जो 5 जो वर्ग अभी हमने बनाए, इनमें से एक वर्ग ऐसा है, कई बार आता है कि इनमें से कौन सा वर्ग अलग है। तो इनमें से जो चवर्ग है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये स्पर्शी संघर्ष में आता है इन 5 वर्गों में। अब देखो कैसे अलग आता है। देखिए यहाँ पे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है। ठीक है जी, यानी स्पर्शी व्यंजन तो है ही 25, लेकिन उन 25 स्पर्शी व्यंजनों में से भी एक ऐसा वर्ग है जो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाता है। अब कौन सा वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है? देखो आप, जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय श्वास वायु मुख भाग को स्पर्श करने के साथ साथ घर्षित अवस्था में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। भाई स्पर्शी व्यंजन में क्या पढ़ रहे थे कि श्वास वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते जो है बाहर निकलती है, वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, स्पर्शी के साथ साथ संघर्षी है। स्पर्शी तो है ही है, लेकिन साथ साथ संघर्षी भी है। और ये इसलिए है कि श्वास वायु मुख भाग को स्पर्श करने के साथ साथ लिखा हुआ, इस बात को ध्यान दीजिए आप कि मुख भाग को स्पर्श करने के साथ साथ घर्षित अवस्था में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और हमारे जो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 5 मानी जाती है। और वो पूरा का पूरा चवर्ग हम यहाँ पर रखेंगे, च, छ, ज, झ, या। ऊपर जो 25 स्पर्शी व्यंजन थे, उनमें से एक जो चवर्ग है, 5 जो ये व्यंजन है, ये स्पर्शी के साथ साथ स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसमें अंतस्थ व्यंजन। अगला कौन सा इसमें? अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए, जो अंतस्थ व्यंजन है, इसको लेकर के क्या प्रश्न बनते हैं पेपरों में, बार बार आते हैं। अंतस्थ व्यंजन को लेकर के भी बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं यहाँ से, अंतस्थ व्यंजन को लेकर के। तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है? देखो, अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वरों के समान। यानी जो अंतस्थ व्यंजन होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है स्वरों के समान। अर्थात हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां जिन्हें स्वरों के समतुल्य उच्चारित किया जाता है। भाई हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां जिन्हें स्वरों के समतुल्य, स्वरों के समान जिनका उच्चारण किया जाता है तथा जिन्हें स्वरों का निकटवर्ती माना जाता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी दो बातें हैं भाई, कि अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वरों के समान। और हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां जो या तो स्वरों के समतुल्य उच्चारण होता है जिनका, और या फिर यूं बोले कि ये स्वरों के निकटवर्ती माने जाते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4। और इन चारों को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। और ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? इन अंतस्थ व्यंजन के जो 3 वर्ग बनाए गए हैं, ये कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। कौन कौन से ये 3 वर्ग हैं, ये भी देख लेते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन के? ये देखो आप, एक हो गया हमारा कौन सा? ये वाला पोर्शन, एक हो गया ये वाला पोर्शन, और एक हो गया ये पार्श्विक। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और 4 कौन कौन से होते हैं, है ना? या, वा, रा, ला, या फिर या, रा, ला, वा। ठीक है जी, या, वा, रा, ला बोलो, या फिर या, रा, ला, वा बोल दो, कोई सा भी बोल दो। तो अर्ध स्वर, इसका जो अंतस्थ व्यंजन है, इनको हम 3 पार्टों में बांट रहे हैं। हमने लिखा ऊपर कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन से? पहला वर्ग है अर्ध स्वर, और अर्ध स्वर में या और वा को शामिल करते हैं। और दूसरा इसमें लुंठित, दूसरा अंतस्थ में वर्ग कौन सा है? लुंठित। और लुंठित में हम किसको शामिल करते हैं? रा को। ठीक है जी, रा को शामिल करते हैं। और तीसरा इसमें पार्श्विक, इसमें जो है किसको शामिल करते हैं? ला को शामिल करते हैं। ठीक है जी, तो एक प्रकार से लुंठित, पार्श्विक और अर्धस्वर कौन कौन से हैं? तो या, वा अर्धस्वर, रा लुंठित और पार्श्विक ला। और नॉर्मली इनको चारों को जो है 1, 2, 3, 4 जो ये हैं, इनको नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन ये स्वरों के समतुल्य होते हैं, स्वरों के समान इनका जो है उच्चारण किया जाता है। इनकी संख्या जो है 4 मानी जाती है। और इन चारों को 3 वर्गों में शामिल किया गया है। और 3 जो वर्ग हैं उनमें से एक अर्धस्वर है, और एक लुंठित है, और एक कौन सा है? पार्श्विक है। इस प्रकार से हमने ये देख लिया। इसी क्रम में एक इसमें और आता है जिसे हम बोलते हैं
संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है जी, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन अगला इसमें आता है। अब संघर्षी या ऊष्मीय जो व्यंजन है इसमें देख लेते हैं इसको, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। अब देखो कौन से होते हैं, जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय श्वास वायु केवल घर्षित अवस्था में, यहां रखना, अब श्वास वायु केवल घर्षित अवस्था में मुख से बाहर निकलती है तथा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उन्हें संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है जी, यानी जो संघर्षी व्यंजन होते हैं या यूं कहें संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन है, एक तो पीछे आया था स्पर्शी व्यंजन और एक आया था स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, और यहां पर अलग से एक संघर्षी या फिर बोलेंगे ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है जी, और ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं यहां से श्वास वायु जो है घर्षित अवस्था में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु होती है उसमें बहुत घर्षण होता है और एक प्रकार से घर्षित अवस्था में मुख से बाहर निकलती है हमारी वायु और ऊष्मा के रूप में हमारी वो वायु जो है बाहर निकलती है या ऊष्मा के रूप में वो वायु परिवर्तित हो जाती है। ठीक है जी, उन्हीं को हम संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं और इनकी जो संख्या मानी जाती है 4 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। और 4 कौन कौन से, देखो आप स्पर्शी जो संघर्षी व्यंजन है या ऊष्मीय व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 4, सा और हा। और यहां पर देखो मजे की बात यह है कि सा तो याद करना ही आपने, लेकिन याद ही रखना ये तालव्य सा कौन सा होता है, याद रखना कि मूर्धन्य सा कौन सा होता है, याद रखना कि दंत्य सा कौन सा होता है, और ये कई बार आकर कि निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है। तो काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? हा। ठीक है जी, काकल्य वर्ण देखो ये स्वर के जैसे उच्चारित होता है। यहां पर देखो ये मान लो ये जैसे कंठ है, ये हमारा कंठ होता है, जो हमारे स्वर जैसे आ है ये कंठ से उच्चारित होता है, जैसे हमारा कवर्ग है ये कंठ से उच्चारित होता है। लेकिन जो ये काकल्य होता है ये यहां से ये हमारा कंठ लगता है, यहां से पूरा कवर्ग उच्चारित होता है, यहां पर आ और आ यहां से उच्चारित होते हैं। लेकिन जो काकल्य होता है इसके निचले वाले भाग से यहां से हा का उच्चारण होता है, तो ये होता है काकल्य। ठीक है जी, बाकी ये तो जानते हैं तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और उसके अलावा काकल्य, ये चौथा हो गया। तो काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? हा, और बाकी दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य तो आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें जो है क्लासिफिकेशन है व्यंजन का, इसे बोलते हैं द्विगुण या उच्छित व्यंजन। इसको द्विगुण व्यंजन भी बोल सकते हैं, उच्छित व्यंजन भी बोल सकते हैं, और उसके अलावा ताड़न झात व्यंजन भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है जी, द्विगुण व्यंजन, उच्छित व्यंजन या फिर ताड़न झात व्यंजन। नई चीज आपके लिए मेरे को लगता है कि ये तो आपने सुना होगा द्विगुण व्यंजन, उच्छित भी आपने सुना होगा, नॉर्मल किताबों में मिल जाता है, लेकिन नया आपके लिए होगा ताड़न झात व्यंजन कौन सा है। ये आपके लिए नई बात हो सकती है जहां तक मुझे लगता है, और अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 ही होती है। देखो आप, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसमें बिंदी होनी थी अड़ा और डा। ठीक है, जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय जीव के द्वारा मुख भाग पूर्णता अवरुद्ध होता है उन्हें उचित या ताड़न झात ध्वनियां कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2, एक ड़ा और एक डा। ओके, इतनी सी बात है केवल। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 और एक ड़ा और एक डा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे लाइन से लिखना नासिक के व्यंजन। आगे देखिए नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, नासिक के व्यंजन देखो इनकी संख्या जो है 5 होती है। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो नासिक के होता है, और नासिक इसलिए होती है कि जो वायु होती है जब हम श्वास लेते हैं या जो श्वास वायु होती है वो मुख के साथ नाक से श्वास वायु ज्यादा होती है। तो जिन ध्वनियों को उच्चारित करते समय श्वास वायु मुख की तुलना में नाक से अधिक बाहर निकलती है, हमने बोला नाक से हवा ज्यादा बाहर निकलती है, मुख की तुलना में नाक से जब श्वास वायु ज्यादा बाहर निकलती है, तो नाक से श्वास वायु जब ज्यादा बाहर निकलती है तो इसीलिए इसको नासिक के व्यंजन बोलते हैं या नासिक के ध्वनियां बोलते हैं। और पहले बात कर चुके हैं हम कि इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 5, और 5 कौन सी? प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, का ख ग घ या ण न और म। तो इतनी सी बात है नासिक के व्यंजन में। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं फटाफट करके। एक है संयुक्त अक्षर, यहां पर आते हैं संयुक्त अक्षर। अब संयुक्त अक्षर कितने हैं इसको लेकर के बात आती है, और संयुक्त अक्षर क्या है इसको लेकर के भी देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां जिनकी रचना 2 या 2 से अधिक विजातीय व्यंजनों के मिलने से होती है उन्हें संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। विजातीय आप जानते हैं
विजातीय व्यंजन का मतलब होता है कि एक जैसे ये हो गया, एक जैसे जो है कोई और हो सकता है, जैसे कोई सपोज करके चा हो गया, है ना, या फिर सपोज करके कोई और कोई व्यंजन है, जैसे यहाँ पर विजातीय का है, ये सा है, अलग अलग विजातियां हैं, ये ता है, ये रा है, ये जा है, ये या है, ये सा है, ये रा है, अलग अलग है। तो हिंदी भाषा की ऐसी ध्वनियां जिनकी रचना दो या दो से अधिक विजातीय व्यंजनों के मिलने से होती है, उन्हें संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और इनकी जो संख्या मानी जाती है, कितनी मानी जाती है? 3। होती तो 3 है, जबकि मूल वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 4। ठीक है जी। जैसे हम लिखते हैं, एक लिखते हैं अक्षर, एक हम लिखते हैं तरह, एक हम लिखते हैं ज्ञा, और एक हम लिखते हैं सरा। तो इस प्रकार से संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 4। लेकिन नॉर्मली आज वर्तमान समय जो व्यवहार में लाई जाती है, उनकी संख्या कितनी है? 3। तो इनकी संख्या 3 मानी जाती है, जबकि मूल वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 4। और अक्षर, तरह, ज्ञा और सरा, इनको लेकर के प्रश्न बनता है, ये कैसे कैसे बना हुआ है? तो यहां से देखो आप, इनको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये लिखा हुआ का और सा और आ से मिलकर के ये बना हुआ है, या फिर इसी को आप दूसरी भाषा में ये लिख सकते हैं, का प्लस सा बराबर ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो ये अलग करा हुआ है, ये इसलिए करा हुआ है क्योंकि इस वाले सा को भी हलंत करा हुआ है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या का प्लस सा और प्लस आ, और इस प्रकार से इसको क्या लिख दिया हमने? ये छा लिख दिया। तो ये बात तो, जो बात मैंने यहां पर लिखी वो बात तो यहां लिखी है पहले ही, ये तो दिख ही रहा है आपको। तो एक तो इस प्रकार से लिख सकते हैं और एक दूसरा हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो बात दोनों एक ही है। का प्लस सा, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये वाला सा हलंत नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा लिख रहे हैं जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये वाला सा हलंत करके फिर आ अलग लिख दिया, ये वाला सा हलंत करके ये आ अलग लिख दिया, तब ये है ना छा बन गया। तो उसी प्रकार से ता, रा और आ, यहां पर ता प्लस रा ऐसा भी कर सकते हैं, बराबर ये तरह ऐसा भी बन सकता है। और यहां पर ता को हलंत है ही, लेकिन रा को भी अगर इसको हलंत कर देंगे तो यहां से आ अलग निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? तरह बन जाएगा। उसी प्रकार से जा प्लस या बराबर बन सकता है, लेकिन यहां से स्वर अलग निकाल रखा तो ये अलग आ रखा है, तो ये इस प्रकार से ये बन जाएगा, इसी प्रकार से ये बन जाएगा। तो यहां पर हमने जान लिया है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या प्रकार हैं, यहां पर तक हमने देख लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, जहां से हमने ये शुरू किया, यहां पर हम प्रयत्न के आधार पर हमने यहां व्यंजन से शुरू किया, ये व्यंजन हो गया। व्यंजन के बाद हमने सामान्यतः व्यंजन के 3 प्रकार को लेकर के बात की, लेकिन प्रयत्न के आधार पर जब व्यंजन हम पढ़ रहे हैं तो उनमें एक स्पर्शी व्यंजन हो गया, दूसरा इसमें स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हो गया, तीसरा हमने अंतस व्यंजन पढ़ लिया। ठीक है जी, अंतस व्यंजन पढ़ लिया। फिर उसके बाद स्पर्शी या उसमें व्यंजन हो गया। फिर इसके बाद यहां पर द्विगुण या उक्षिप्त या ताड़न झात व्यंजन हो गया, और उसके अलावा नासिक के व्यंजन और संयुक्त अक्षर यहां तक हो गया। ठीक है जी। और इसके बाद व्यंजनों का जो दूसरा वर्गीकरण है, इसे कल वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है जी, बने रहिए, लगातार आप नोट्स बनाते जाइए, कल शीघ्र मुलाकात होगी इसी प्रकार से। चलिए, धन्यवाद।